साथ ही इन माननीयों को अपने टीए, डीए भत्ता और बस, ट्रेन व अन्य मिलने वाली सुविधाओं का भी त्याग करना चाहिए। इस दौरान जयराम महतो ने जेएसएससी सीजीएल मुद्दे पर भी बात की। उन्होंने कहा है कि सीजीएल मुद्दे पर सांच को आंच कैसा, सीजीएल में जांच करवाने में क्या जाता है, छात्र गड़बड़ी का प्रमाण दे रहे हैं, इसके बावजूद आयोग इसे गंभीरता से क्यों नहीं ले रहा है। जयराम ने आगे कहा है कि छात्र के बीच पहाड़ आए, दरिया आए या कुछ भी आए, वो टकराएंगे और अपना आंदोलन जारी रखेंगे। 24 घंटे में झारखंड में 4.5 डिग्री गिरा तापमान। इन जिलों में शीतलहर का अलर्ट। जाने आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। झारखंड में 2 दिनों से लोगों को सर्दी सता रही है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। लोग गूगल से पूछ रहे हैं कि आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा। तो आइए हम आपको बताते हैं कि झारखंड में आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। तो भारत मौसम विभाग कि रांची स्थित मौसम केंद्र ने अपने पूर्व अनुमान में कहा है कि झारखंड में लोगों को आने वाले दिनों में शीतलहर का प्रकोप झेलना पड़ेगा। खासकर आज 13, 14 और 15 दिसंबर के लिए मौसम केंद्र की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र के प्रभारी ने मीडिया को बताया है कि राज्य के पश्चिमी भागों और उत्तर पूर्व के 10 जिलों में कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना है। मौसम केंद्र रांची की ओर से शीतलहर का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। जिन जिलों में शीतलहर चलेगी उनमें गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रामगढ़, बोकारो और धनबाद शामिल हैं। मौसम वैज्ञानिक ने कहा है कि इन जिलों में अगले 4 दिन तक कहीं कहीं शीतलहर का प्रकोप देखने को मिलेगा। अगले 24 घंटे के दौरान जो उत्तरी पछुआ हवा चलने से ठंड और बढ़ेगी, जिसे लेकर मौसम विभाग ने लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी है। हेमंत सरकार की घोषणा लागू करने की और वोट पाने की कुछ और। बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार को छठे विधानसभा के प्रथम सत्र के समापन के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए हेमंत सरकार पर बड़ा निशाना साधा। मरांडी ने कहा है कि राज्य सरकार की कथनी और करनी में आसमान जमीन का अंतर है। इनकी घोषणा चुनाव के दौरान कुछ और थी, जबकि अब सत्ता पाने के बाद कुछ और हो गई। कहा है कि वोट पाने के लिए बढ़ चढ़कर वादे किए, लेकिन अब व्यवहार में कुछ और हो रहा है। उन्होंने कहा कि 18 से 50 वर्ष की सभी महिलाओं को महिला योजना का लाभ देने की बात करने वाली सरकार अब वादों से मुकर रही है। अब तो महिलाओं से पैसे वापस लेने के लिए पदाधिकारी पत्र जारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता के बाद नीति में इतना बड़ा यूटर्न राज्य की जनता ने पहले कभी नहीं देखा। मरांडी ने कहा कि मैया योजना की तरह राज्य सरकार ने किसानों को भी धोखा दिया है। राज्य सरकार ने चुनाव पूर्व घोषणा किया था कि किसानों से धान की खरीदी 32 रुपए प्रति क्विंटल होगी, जबकि सरकार ने मात्र 24 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीद का निर्णय लिया है, वह भी 15 दिसंबर के बाद। पता नहीं यह भी लागू होगा या नहीं। वही बालू की किल्लत पर मरांडी ने कहा है कि यह पिछले टर्म से ही होता चला रहा है, सरकार जानबूझकर ऐसा करवा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास, अबुआ आवास के लिए मुफ्त बालू उपलब्ध कराए जाने का राज्य सरकार से आग्रह किया। मरांडी ने सीजीएल परीक्षा में हुई धांधली की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग को फिर से दोहराते हुए युवाओं को न्याय दिलाने की बात कही। महिलाओं को कब तक मिलेंगे मैया सम्मान योजना के 2500 रुपए, यह है लेटेस्ट अपडेट। पहले सूत्रों से सूचना मिली थी कि योजना की 5वीं किस्त 11 दिसंबर को महिलाओं के खाते में डाल दी जाएगी, लेकिन अब इसमें और कुछ वक्त लग सकता है। हेमंत सरकार की महिला कल्याणकारी योजनाओं में से एक मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त यानी कि 2500 रुपए का इंतजार कर रही बहनों को अभी राहत भरी फोन की घंटी बजने के लिए थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि इस योजना की राशि 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दी गई है, जिसका फायदा हेमंत सरकार को हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भी हुआ है। हालांकि योजना के पैसे महीने की 15 तारीख तक खाते में डाल दिए जाते हैं। इस बार भी खबर है कि 15 दिसंबर तक 5वीं किस्त आने की संभावना है। अरंडी का बीज खाने से 1 दर्जन बच्चों की तबीयत बिगड़ी, बेहतर इलाज के लिए भेजा गया सदर अस्पताल। स्नेहा थाना क्षेत्र के कन्हैया मध्य विद्यालय में अरंडी का बीज खाने से 1 दर्जन से अधिक बच्चे बीमार पड़ गए, जिसके बाद सभी बच्चों को इलाज के लिए स्नेहा सामुदायिक केंद्र लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के पश्चात 3 बच्चों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। बताया जाता है कि स्कूल आते समय बच्चों ने रास्ते से अरंडी का बीज लाया था, जिसके बाद 1 दर्जन से अधिक बच्चों ने उसे खा लिया। थोड़ी देर बाद सभी बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। स्कूल प्रबंधन को जानकारी होने के बाद बच्चों के अभिभावकों को सूचना दिया गया। साथ ही सभी बच्चों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से 3 बच्चों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल लोहरदगा भेजा गया है। फिलहाल बच्चों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। सीएम हेमंत से पूर्णिमा नीरज सिंह ने किया पेंशन राशि को 2500 रुपए तक करने का आग्रह।
झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के अंतिम दिन गुरुवार को झरिया की पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विधानसभा में मुलाकात की। इस क्रम में उन्होंने राज्य में सामाजिक सुरक्षा के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली 1,000 रुपए की पेंशन राशि को मैया सम्मान योजना के समतुल्य दे राशि 2,500 रुपए प्रति माह अथवा उससे अधिक करने हेतु ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री ने पूर्णिमा नीरज सिंह को सकारात्मक पहल का भरोसा दिया है। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने झारखंड में जातीय जनगणना की उठाई मांग। झारखंड में विधानसभा चुनाव के बाद प्रचंड बहुमत में आई इंडिया गठबंधन की सरकार में शामिल कांग्रेस पार्टी की ओर से जातीय जनगणना की मांग उठाई गई है। गुरुवार को कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने राज्य सरकार से यह मांग की है। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा है कि राज्यपाल का अभिभाषण सरकार का एक विजन डॉक्यूमेंट है जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों को समाहित किया गया है। उन्होंने कहा है कि सरकार के इस विजन डॉक्यूमेंट में जातीय जनगणना का जिक्र नहीं है, इसलिए उन्होंने विधानसभा के सत्र में इस मुद्दे को उठाया है ताकि पहले से ही सरकार द्वारा घोषित जातीय गणना का मुद्दा ध्यान से ना उतर जाए। उन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े अल्पसंख्यकों के हित में है, इसलिए सरकार राज्य में जल्द से जल्द जातीय जनगणना कराए। हजारीबाग में विधि व्यवस्था की समस्या दोबारा नहीं होनी चाहिए। डीजीपी हजारीबाग में उत्पन्न हुई विधि व्यवस्था की समस्या को लेकर डीजीपी अनुराग गुप्ता ने गुरुवार को समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान डीजीपी ने कहा है कि हजारीबाग में उत्पन्न हुई विधि व्यवस्था की समस्या भविष्य में पुनरावृत्ति न हो। डीजीपी ने इस दौरान कई दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा है कि हजारीबाग में जो घटना हुई भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हजारीबाग समेत विभिन्न जिलों में विधि व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। अगर कोई व्यक्ति गलत अफवाह या सोशल मीडिया में भड़काऊ पोस्ट शेयर करता है तो उसे चिन्हित कर उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना सुनिश्चित करे। साथ ही आसूचना तंत्र को मजबूत किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। सभी जिला के एसपी आवश्यक सुरक्षात्मक और निरोधात्मक कार्रवाई करना सुनिश्चित करे। दरअसल जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में अनियमितता का आरोप लगाते हुए छात्रों ने हजारीबाग में 10 दिसंबर को जमकर बवाल किया था। छात्रों ने पहले रांची पटना हाईवे NH 33 को जाम कर दिया। इन्हें हटाने जब पुलिस पहुंची तो छात्रों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी चोटिल हो गए और कई पुलिस वाहनों को भी क्षति पहुंची। इसके बाद पुलिस ने लाठियां भी भांजी। पुलिस कार्रवाई में कई छात्र चोटिल हुए थे। विधानसभा विशेष सत्र के अंतिम दिन बालू की कमी को लेकर धरने पर बैठे विधायक सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग। झारखंड विधानसभा सत्र के चौथे और अंतिम दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले सीजीएल परीक्षा रद्द करने और राज्य में बालू की कमी का मुद्दा छा रहा। बालू की कमी और चल रही कालाबाजारी के विरोध में भाजपा विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता विधानसभा परिसर में धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे शशिभूषण मेहता ने पलामू में एक सप्ताह के अंदर बालू की कीमत में अप्रत्याशित वृद्धि पर चिंता जताई और मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग की। वही भाजपा विधायक अमित यादव ने सीजीएल अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज का विरोध करते हुए सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। भाजपा विधायक राज सिन्हा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि जिस तरह से राज्यपाल के अभिभाषण के जरिए सरकार ने लंबी चौड़ी बातें कही, लेकिन उसमें रोजगार और बालू जैसी बुनियादी चीजों पर कोई चर्चा नहीं होना बेहद दुखद बात है। सदन में हम बालू पर सरकार को आईना दिखाएंगे। युवाओं को रोजगार देने के बदले लाठियां मिल रही है। इधर आजसू विधायक निर्मल महातो ने कहा है कि बालू को फ्री किया जाना चाहिए, नहीं तो कालाबाजारी चरम पर होगी और जिस तरह से प्रति ट्रैक्टर पैसे की वसूली हो रही है उससे आम लोग परेशान हैं। लातेहार में तालाब में डूबने से एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत। खेल खेल में हुआ हादसा। लातेहार जिले के हेरहंज थाना क्षेत्र अंतर्गत हुम्बू गांव में एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत तालाब में डूबने से हो गई। इस घटना के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद सीओ अमित कुमार और थाना प्रभारी कृष्णपाल सिंह पवैया ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन की। दरअसल हुम्बू गांव के कुसुम टोला निवासी फूलदेव उरांव की पत्नी अपने खेत में धान काटने गई थी। उनके साथ उसका 5 वर्षीय बेटा और 3 वर्षीय बेटी भी खेत गए थे। महिला अपने खेत में धान काट रही थी। इसी दौरान दोनों बच्चे खेलते खेलते तालाब के पास चले गए। अचानक बच्चों का पैर फिसल गया और दोनों बच्चे तालाब के गहरे पानी में गिर गए। जब तक महिला को बच्चों के डूबने की खबर हुई तब तक काफी देर हो गई थी। महिला के द्वारा शोर मचाए जाने के बाद आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद बच्चों के शव को तालाब से निकाला गया, परंतु तब तक दोनों की मृत्यु हो गई थी। घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल बन गया है। मृतक बच्चों के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर इस संबंध में सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी कृष्णपाल सिंह पवैया और
अंचल अधिकारी अमित कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली। अंचल अधिकारी ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है कि सरकारी प्रावधान के तहत परिवारजनों को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। कुंटी में आयुष्मान कार्ड बनवाने को लेकर 18 से 25 दिसंबर तक चलेगा महाअभियान। कुंटी जिले में 100% आयुष्मान भारत कार्ड निर्माण के लिए 18 से 25 दिसंबर तक पूरे सप्ताह भर महाअभियान चलेगा। इससे संबंधित निर्देश डीसी लोकेश मिश्रा ने समाहरणालय सभागार में बैठक कर अधिकारियों को दे दिया है। डीसी ने महाअभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने को कहा है। बैठक में डीसी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और संबंधित कर्मियों को निर्देश दिया है कि वे इस अभियान के दौरान लोगों को आयुष्मान भारत योजना के लाभों की जानकारी दें और अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों के कार्ड बनाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले के प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक इस योजना का लाभ पहुंचाना है। डीसी ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थी 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठा सकते हैं। सभी जिलों में जन शिकायत कार्यक्रम आयोजित करने का डीजीपी ने दिया निर्देश। झारखंड के मुख्यमंत्री, मंत्री और नेताओं का जनता दरबार कई बार लगा है, लेकिन अब पुलिस भी जनता दरबार लगाने जा रही है, जिसमें आम लोग की शिकायतों का निष्पादन हो सकेगा और आम लोग सीधे डीएसपी स्तर इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी को अपनी शिकायत बता पाएंगे। राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने निर्देश जारी कर दिया है, जिसके तहत सभी जिला में जन शिकायत कार्यक्रम 18 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि सितंबर महीने में भी जन शिकायत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन डीजीपी बदले जाने के कारण यह कार्यक्रम रुका हुआ था। हालांकि अब डीजीपी अनुराग गुप्ता ने आदेश जारी कर दिया है। जेपीएससी का नया अध्यक्ष कौन? 2 आईएएस 1 आईपीएस के नाम की चर्चा। 5 महीने से पद रिक्त, 1692 नियुक्तियां अटकी। झारखंड लोक सेवा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष डॉक्टर मेरी नीलिमा केरकेट्टा को रिटायर हुए 5 महीने हो चुके हैं। तब से लेकर अब तक पूरा लोक सेवा आयोग ठप पड़ा हुआ है। जिस आयोग को लगभग हर महीने नियुक्ति के लिए रिजल्ट जारी करना था, वह बीते 5 महीने से लगभग 1700 नियुक्तियों की लिस्ट थामे बैठी हुई है। स्थिति यह है कि सिविल सेवा से लेकर विभिन्न तरह के 19 नियुक्तियां अटकी पड़ी है। जेपीएससी में फिलहाल 3 सदस्य हैं, प्रोफेसर अजिता भट्टाचार्य, प्रोफेसर अनीमा हासदा और प्रोफेसर जमाल अहमद। अगर नई नियुक्ति करने में सरकार को परेशानी है तो इनमें से किसी को वरीयता के आधार पर जेपीएससी अध्यक्ष का प्रभार दे सकती है। पहले भी ऐसा किया जा चुका है। अध्यक्ष का पद मिलने से रिजल्ट प्रकाशन, इंटरव्यू और परीक्षाएं ली जा सकेगी। इधर 5 महीने से रिक्त पद को लेकर तमाम तरह की चर्चा चल रही है। सूत्र बता रहे हैं कि 22 अगस्त 2024 को रिक्त हुए आयोग अध्यक्ष पद पर 2 आईएएस और 1 आईपीएस को बैठाया जा सकता है। नए अध्यक्ष के लिए 2 आईएएस में पूर्व मुख्य सचिव एल खियांगते और प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का के नाम की चर्चा है, जबकि 1 आईपीएस के नाम पर भी बात चल रही है। हालांकि अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री को लेना है। अभी इन नामों पर विचार चल रहा है। झारखंड विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विशेष सत्र के अंतिम दिन अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पास। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र गुरुवार को संपन्न हो गया। सत्र के अंतिम दिन सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। सदन में अनुपूरक बजट पर भी चर्चा हुई। चर्चा के बाद इसे ध्वनिमत से पास कर दिया गया। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के चौथे दिन वर्ष 2024-25 के लिए 11,697.45 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पास हुआ। धनबाद के तोपचांची में लकड़बग्घे का आतंक, 4 लोगों को किया घायल। तोपचांची थाना क्षेत्र के मतारी रेलवे स्टेशन के समीप आदिवासी बहुल गांव पाकेर बेड़ा में पिछले 2 दिनों से लकड़बग्घे के आतंक से ग्रामीण परेशान हैं। लकड़बग्घा ने हमला कर गांव के 4 लोगों को घायल कर दिया है। इधर सूचना देने के बाद भी वन विभाग के अधिकारी मौन साधे हुए हैं। ग्रामीणों ने बताया